नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू रामप्यारी के सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान की यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारे इसमें क्या बस है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा। तुम किसी भी बात को सोचना मत। बिरजू गया, मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नेहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख कर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज की क्रियाक्रम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, पर किसी ने उसे रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्रकंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पूछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम तो न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वह धव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा? तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिनी बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति से तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकान होने के सिवा क्या हाथ आएगा? घर में और भी बीसों काम है। कोई साधु संत आ गया, कोई पहुना आ गया, उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना पड़ेगा। बहू ने बहुत हीले किए पर शिवदास ने एक ना सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए ही पति वियोग का दुख उसे भुला गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन ललायित उठा। इस घर में वह कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था और फिर उसे बंद कर ताली अपने कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दराजों के भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ दिखाई ना देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी कोई तिलिस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती, और आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते हुए देख ना ले। यही सोचेगा कि बेजरूरत इसे क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसने अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीद और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से वहां विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर इस समय 1 रुपया नहीं,
विश्वास ना करने वाली बात है। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास से यह बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल भाव के लिए गांव भर में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती। अभी कल ही की बात है, जानकी को सेर भर दूध दे दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती। कृष्ण शिवदास के घर ऐसी सखराज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाड़े में पड़कर आई हूँ, नहीं तो तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। और गाँव में कौन घर है जहाँ मांगने जाऊं? पर प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिना कितना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम ना था। कुछ देर दोनों बहनों में झांव होती, तब शिवदास आकर कहते कि आज रसोई ना बनेगी, तो 2 में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती, मानो बैलों को राती भो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करता है, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू लगा दूं। अब क्या उनसे इतना भी ना होगा? द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उपकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठेंगे। अच्छा, यह मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में जाकर दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया है। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई और किसी का क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। द्वार पर बैठे चिल्लम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नांद में डाल दे। अरे मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का, खाने को 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है। आज आते हैं तो पूछती हूँ नांद में पानी क्यों नहीं बदला। रहना हो रह जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों औरतों लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे ना रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता, घी ज्यादा होता और काम भी ज्यादा होता। प्यारी ना तो खुद विश्राम लेती और ना दूसरों को ही विश्राम लेने देती। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई थी कि जो चीज मांगो घर से ही निकल आती। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते। अब वह पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है और किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कई बार उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से तो सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब जानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं है। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिया और घुन्नई से बोली, लेकर जाकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया हाथ में रुपए आने से बनवा दूंगी। अभी ऐसा तो नहीं घिस गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी तो जैसे लड़ने को तैयार होकर आई थी और बोली, तेरे हाथ में काहे को रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे, जोड़ जाड़ कर रखना, तुम्हें तो रखने में ही मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ? अरे तो तेरे लिए ही ना, मेरा कौन सगा बैठा हुआ है और कौन है तुम लोगों के सिवा कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। तुम खाओ ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ रखने पहनने के सिवा और क्या है तुम्हारा काम? तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। और रुपए ना हो तो कहां से लाऊं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ बस। इस तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी तो सुना ही जाते थे और गरीब सबकी धौंस सहकर हंसती रहती। स्वामिनी का तो कर्तव्य ही यही है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिससे घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी।
अब गृहस्थी की संचालिका वह थी। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते थे और वह कहती और वही होता। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाई देती है। कभी किसी से हंसती बोलती नहीं है, जैसे काया पलट हो गई है। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हार से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरौठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी केवल 3 साल ही तो उससे छोटी थी, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वह सरल आनंद, उनका प्रेम आलिंगन, उनकी मुग्ध मुर्दा प्यारी की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में अब दोनों उसकी नजर से गायब हो गए। उसने अपने ही अतीत की एक लीला के आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगे। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू 1 पैसा दो, तम्बाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पहुंचते ही भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के सारे गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे, मानो वह चाहती थी कि मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए। इस महत्वाकांक्षा का मूल्य तो उसे ही देना पड़ता था। कभी कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए। रुपए की जब भी जरूरत पड़ती और बहुत कतर ब्योत कर करने पे भी काम न चलता तो वह अपनी कोई ना कोई चीज निकाल देती, और चीज एक बार हाथ से निकल कर जाती तो वह वापस ना लौटती। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहां इज्जत की बात आ पड़ती वह दिल खोलकर खर्च करती। अगर गांव में हेटी हो गई तो क्या बात, लोग इसी के नाम लेके तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, 2-1 चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वह इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया। क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेंगे। प्यारी का हौसला से भरा दिल भला क्यों मानता और बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहलौटी लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुआ तो कब होगा। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरेजाम कर लूंगी। गहनों के माथे जाएगी और क्या, शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास 2-1 चीजें रखोगी तो सब तुम्हारा मुंह धोएंगे। नहीं, कोई बात सीधी बात भी ना करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी ना पूछेंगे तो अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। फिर मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद करके ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरहई के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पीकर चले गए तो प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर ग्रह से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी। मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। मातृत्व के गर्व और आनंद ने अंगों में संजीवनी सी भर रखी थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताककर उसके निंद्रा मग्न होने का निश्चय करके शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अध खुली आंखों से वह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुंह को निहारते। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की तृषित लालसा एक क्षण के लिए अपने स्वामित्व को भूल गई। जैसे लगाम से मुख बद बोझ से लदा हुआ हाँकने वाला चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज सुनकर कनौतियां खड़ी कर लेता है, कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद एक निश्चेत पड़ा हुआ था, समीप से आने पे मातृत्व की चाहकर सुनकर जैसे जाग पड़ा हो। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिमटाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। सांसद तो मेरी ही बाप कहलाने के लिए कूद पड़े। अरे मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत क्यों होता। चेहरा मोरा रंग रूप तो सब मेरे ही सा है ना। इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। अरे बाबा, बातों में तो तुमसे कोई ना जीतेगा।
मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे ना चलेगा। मालकिन से कह देना कल एक पालना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़कर काम भी ना करना। यह महारानी जाने देंगी? अरे मुझे तो इस बेचारी पर दया आती है। कौन बैठा है, हम ही लोग के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसू का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने के लिए सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने का निष्फल चेष्टा कर रही थी। सहसा शिवदास ने भीतर आकर कहा, बड़ी बहू क्या सो गई? बाजे वालों को अभी परोसा नहीं मिला, क्या कह दूं? कुछ दिन के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के और 2 बच्चे हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता था, बाद को बाप की निगरानी में करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वही मजदूर जिसके यहाँ टिकते थे, जो मेहनती नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 बार चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका। मजदूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता और भोजन में भी उसे ही किफायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भी भरपूर भोजन चाहिए। और मथुरा घर का सरदार था, और तो उससे कैसे भोजन का अधिकार छीना जा सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती। एक फालतू चीज जो थी, मगर आधा पेट खाए तो कोई हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने को जी चाहता है। यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं है, किसी तरह पेट की रोटियां चल जाती हैं, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए, वे कहते हैं वहां 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो मालो माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बाले हुए, इनके लिए तो कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है ना जीजी। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। यह धुन अचानक कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। बोली, मैं तो जाने को ना कहूंगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे? 2-3 साल में खेती बन जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, अब तक ना बनी तो अब क्या हो जाएगा? इस तरह कै दिन चलेगा? मनी की तो मन में ही रह जाएगी ना। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा? लड़कों को मैं इस चक्की में जोतकर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब आदि मिले तो सारी के लिए दौड़ना ना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आद्र कंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले तो घर अब तक चला है, नहीं तो रसाताल को चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह गुला दी। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका जी वहां ना लगेगा। दौड़ दौड़ घर आवेंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में तो सारा घर आराम से चल जाएगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी तो लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार ना थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने का फायदा ही क्या? बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तुम कुछ रहोगी तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। परस्थान की तिथि के एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं, तो उसके जी में आता वह क्यों इस भांति निर्द्वंद रहे। मोह और ममता को
पैरों से कुचल डाले, किंतु वह ममता जिस खाद्य को खा खा कर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर शुद्ध होने से ना रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य कर दिया था। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर के से कब कपड़े आएंगे या नहीं, कौन से जाएंगे या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, एक बच्चे को खांसी आ रही है, दूसरे को कई दिन से दस्त, उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी ना होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से ज्यादा कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है, कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी उनके साथ हंसना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पढ़े हैं और बच्चे चुपचाप बैठे, ऐसा तो ना होगा। बच्चे तो स्वभाव के चंचल ही होते हैं। इस तरह के दुलारी उपदेशों को इस तरह बेमन से होकर सुनती मानो कोई सनक कर बक रहा है। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिससे वह दृश्य देखना ना पड़े। घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। जो जो समय निकट आता उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा रो आती थी। मन को समझा रही थी कि यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने जैसा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी ऐसे अवसर पर बहुधा बच्चे भी ऐसे निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही उस पर जा बैठे। गांव में कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की उसे सुधि न रही। कई दिनों तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। ना घर से निकली, ना चूल्हा जलाया, ना हाथ मुंह धोया। उसका हल्कावा झोंकू बार बार आकर कहता, मालकिनी उठो, हाथ मुंह धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इसी तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार का ईर्ष्या भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। किंतु जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी। एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा ने आग्रह करके फिर रख लिया था। और आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। मगर उसे झिड़क देने को जीना चाहा। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे शोक का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार करना कर सकता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्र ना भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है कि मैं उसके आसरे बैठी हूँ, यहाँ उसको खिलाने की दवा रखती हूँ। उसको चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि ना मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता होती तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो विशेष का काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी में लगी रहती। खरबूजे बोए, खूब बिके और खूब फले। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी की और के प्रति भी अब उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता है, अब निकासी की नलियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा। अब उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी और खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा। अरे 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मूठ और सींच दूं, कल की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे तो हीले बहाने करता। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब इसमें जिम्मेदारी भाव आ गया था। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो लो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से तो कुछ नहीं होता।
खेत आज ना होते कल हो जाते। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ से कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं और दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो तो उसमें कूदती क्यों हो? कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे मैं ना पहुंचता तो कोई आकर छेक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी उक विदा हो गई होती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं कुछ थोड़ी ना कह रही हूँ पागल, मैं तो यही कह रही हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने ना पड़ जाएंगे। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे मैं तुझे कुछ कह थोड़ी नहीं हूँ पागल, मैं तो यह कह रही हूँ जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ जाए तो लेन के देन ना पड़ जाए। कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल से कभी सिर तक तो दुखा नहीं और आगे को नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम्ही अंतर में दिन बैठे रहते और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया, पेट में दर्द था। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें तब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस कर डालें, अब तो जानता हूँ मेरे ही माते हैं, मैं ना करूंगा तो सब चौपट ना हो जाएगा। प्यारी, तो क्या मैं देखभाल नहीं करती? तुम बहुत करोगी तो 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तो तुम वहां बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी उसके निष्कपट व्यवहार से मुग्ध हुए और बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिनी, अपने पेट भर को तो होता नहीं सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ, 1.25 सेर 1 जून, दोनों जून के लिए तो 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ तो देखो कितना खाते हो। नहीं मालकिनी, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा सेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिड बना लिया, उपले पर सेक लेता हूँ, फिर कभी मट्ठे कभी नमक या कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें फुल्की खिलाऊंगी, तब तो सारी रात हो जाएगी। बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। अच्छा जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठो। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया भी था हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। अरे बाबा, तब 2 जवान काम करने वाले थे, तो मैं अकेला दोनों के बराबर खाता हूँ तो दोनों के बराबर काम नहीं कर सकता? चल झूठे कहीं के कहते तो थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, 8 सेर में तो हो जाता है। एक दिन तोलो तो तब मालूम हो। तोला है बड़े खाने वाले। मैं कही देती हूँ धान ना रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान होऊंगा ना, यह देख किस काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात तक ताल में रहोगे तो मेरा अकेला जी यहाँ ना लगेगा। जोखू का जी उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो रहे तो जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने को सूझती है। बातों में देर हो रही है, बादल घिरे आते हैं। अच्छा ठीक है, प्यारी बोली, आज नहीं कल जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, अब क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेली मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूं? यहाँ ऐसी महरिया लेकर क्या करूंगा जो गहने के लिए मेरी जान खाती रहे? यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगा दी। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने ना देखे ना गहने चाहे? जोखू, यह मैं थोड़ी कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, मेरी जान ना खाए उनके लिए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई और बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर, ऐसी ही बातचीत में चतुर और ऐसे ही अच्छा खाना पकाती हो और ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, बड़ तुम तो बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।